हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स, जो कि CSIR नेट गेट IIT जैम में जो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रखता है। तो इस पे मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में जो मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है गेट IIT जैम और बाकी सारी एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन पे, वो लास्ट वीडियो था आपका कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका होमोजेनस हो गया और नॉन होमोजेनस हो गया, तो सारे कंडीशन बता दिए थे कि उसमें जो होता है, अगर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है अगर इक्वल 0 आ जाता है तो होमोजेनस होता है, और नॉन होमोजेनस का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने मिस किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वो जाके देख लीजिएगा। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स का भी मैंने वीडियो बनाया है, जो प्लेलिस्ट बना चुका है, तो आपने जाके देखना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सो इसमें आज जो डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में, मैंने बता दिया था कि होमोजेनस नॉन होमोजेनस, और उसके बाद ही मैंने ये भी बता दिया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट ये सोल्यूशन होते हैं अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जैसे आपका Ax इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में आपका जो ये आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है, और ये बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसके दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन और दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। ओके, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। ओके, सो ये सोल्यूशन होता है, तो इसमें जो है कि ये तो सोल्यूशन हो जाता है। पता है आपको कि जब क्या होते हैं, जब x के जो वैल्यू होते हैं वो क्या होता है, एग्जिस्ट कर जाते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। और अगर इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ उस पर ये है कि आखिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कितने टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, वो कितने टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। आई मीन टू से कि इसके टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, आप इसको कॉपी। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड जो होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। सो ये इतने टाइप्स के आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये किसमें होते हैं, आपके कंसिस्टेंट जो होता है, कंसिस्टेंट में ये दोनों होते हैं, क्या, ये यूनिक भी और ये वाला भी। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, किसके अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बाकी जो ये नो सॉल्यूशन होता है वो किसमें आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जिसमें आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो आप फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे, जो इसके लिए बात बता रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन में ये लिखना है आपको कि अगर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में x इक्वल टू बी एग्जिस्ट कर जाता है, एग्जिस्ट करता है केवल वन सॉल्यूशन। अगर वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कितना कर रहा है, वन सॉल्यूशन, सो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इसमें अगर हम डायग्राम की बात करें तो ग्राफिकल डायग्राम में कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट होता है। क्या होता है, केवल एक पॉइंट पे ही आपका ये इंटरसेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो इंटरसेक्ट होता है, तो ये आपका जो सिस्टम लिनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस जिसको बोल सकते हैं इंटरसेक्ट, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में कुछ ऐसा होता है, तो इस टाइप के सोल्यूशन क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप इसको शॉर्ट नोट्स में आप लोग राइट कर लीजिएगा। फिर इसी तरीके से जो कंसिस्टेंट में यूनिक हो गया इनफाइनाइटली। अब इनफाइनाइटली के बारे में जानेंगे। इसमें क्या करना है, अगर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में आपका क्या दिया हो, एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन, क्या, मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मोर देन वन,
ठीक है, वन सोल्यूशन। सो उसमें हम क्या बोलेंगे कि मोर देन वन सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, जो किसके रेस्पेक्ट में होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट, सॉरी ये होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। कंसिस्टेंट में आपके दो सोल्यूशन आते हैं, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में केवल एक ही आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसमें आपका इंटरसेक्ट इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनता है, ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट मिल रहा है ना। और उसी तरीके से इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें लिखना है आपको, तो उसमें एग्जिस्ट करता है मोर देन वन सोल्यूशन, एक से ज़्यादा अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट में इसमें क्या बनता है, इसमें आपका बन जाता है ओवरलैप करता है, मतलब कि एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन, ओके, एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन, ये ओवरलैप करते हैं, ओके, ओवरलैप करते हैं। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट में कुछ इस तरीके से होता है, एक लाइन के ऊपर क्या हो जाता है, दूसरा लाइन आपका एग्जिस्ट करता है। सो ये ओवरलैप होता है। उसी तरीके से नो सोल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो नो सोल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में आता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में। तो आप लोग इसको राइट करते जाइए शॉर्ट नोट्स में। तो ये इनकंसिस्टेंट के रिस्पेक्ट में होता है। सो इस तरीके से आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट, सो इसमें बताना है कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर आपका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट बोलेंगे कि एग्जिस्ट क्या कर रहा है, नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में नो सोल्यूशन आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के, इसको बोले हिंदी में तो समांतर होते हैं, मतलब ओवरले आपका पैरेलल हो रहा है, ओके, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैरेलल का ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनता है इसमें। तो सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि नो सोल्यूशन में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है। नो सोल्यूशन जो होता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो चलते हैं इसके नेक्स्ट में क्या है। तो इसमें एक बात बताना और भी जरूरी है कि जैसे कि आपका हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन में दो सोल्यूशन आते हैं, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में आता है नो सोल्यूशन, जिसमें आपका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है और इसमें एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसमें दो एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ग्राफिकल कुछ इस तरीके से बनता है, इंटरसेक्ट, ओवरलैप और पैरेलल। बट ये जो बात कर रहे हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है। सिस्टम लीनियर इक्वेशन में आपके दो टाइप्स के होते हैं ना, होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन। तो होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस अगर बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस में आपको इसको राइट करना है कि कुछ इस तरीके से होता है, और ये नॉन में, ठीक है, होमोजीनियस और नॉन, ठीक है, नॉन होमोजीनियस यहाँ पे x इक्वल टू बी आता है। सो ये जो b होता है वो क्या होता है, 0 इक्वल होता है, और ये इसमें क्या होता है, b नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो ये होमोजीनियस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है, और क्या आता है, दूसरा जो होता है इनफाइनाइटली होता है, ओके, आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आता है। और इसमें क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सिर्फ दो इसमें आते हैं, और इसमें क्या आते हैं, तीनों आते हैं, यूनिक भी आता है, ओके, और इनफाइनाइटली भी आता है, और आपका नो सॉल्यूशन भी आता है। सो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली और नो सॉल्यूशन किस में आते हैं, नॉन होमोजेनियस में तीनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, बट होमोजेनियस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आ गया, इसको राइट करके रख लीजिएगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सब शॉर्ट नोट्स हैं और इसके बाद ही आपसे जो आने वाले क्वेश्चन है वो बनेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। तो सो चलते हैं इसमें नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या है इसके। ये जो सोल्यूशन उन्होंने बता दिए कि यूनिक और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली होते हैं, तो इन सोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या क्या मेथड है। जैसे फर्स्ट मेथड आपका जो होता है क्रेमर्स आपका मेथड है, ठीक है, क्रेमर्स मेथड है, दूसरा आपका रैंक मेथड है, और तीसरा एक और मेथड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तीन टाइप के आपका मेथड। इसमें एक चीज़ और बताना थोड़ा सा बाकी था
कि ये ओवरलैप क्यों होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में ही क्यों होता है, क्योंकि ओवरलैप होता है ना, तो ये जो लाइन होता है फर्स्ट लाइन के सॉरी इस लाइन के ऊपर अगर दूसरा लाइन बन रहा है तो ये देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करते हैं, बहुत सारे पॉइंट पे टच करते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाते हैं, वो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाते हैं। सो इस तरीके से होता है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट्स पे हो रहे हैं इसलिए इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वन सॉल्यूशन ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। और ये तो टच भी नहीं कर रहा है, पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है, कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट इसमें। इसको इसमें नेक्स्ट ये बताना है कि आपने जैसे कि 7th 8th 9th 10th या फिर किसी भी क्लास में ये शायद है, इसमें अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया हो, सिस्टम ऑफ इसको लिखकर राइट कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो, आपका a1x प्लस b1y इक्वल b2y इक्वल टू c2। सो इसमें हम अगर हम ये दो सिस्टम लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन 2, तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, यूनिक सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, यूनिक सोल्यूशन, और ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और ये जो थर्ड होगा ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसमें बता सकते हैं नो सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे बताना है ये दोनों क्या होते हैं, ये होमोजेनियस में भी आता है, होमो में, और ये तीनों आते हैं किसमें, नॉन होमो में, ठीक है, नॉन होमो में। ओके, सो इसको भी आपको शॉर्टकट में लिखना है। सो इसमें हम बात करें कि कैसे इसमें बताएंगे, तो बताएंगे जब a1 और a2 का जो रेशियो निकालेंगे, a1 और a2 का जो कोफिशिएंट इसका निकालते हैं वो नॉट इक्वल टू होता है क्या, b1 और b2 के रेशियो के, तब ये होता है यूनिक सोल्यूशन। ओके, सो दूसरा क्या है कि अगर आपका इसमें तीनों एग्जिस्ट कर जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों का वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर जाता है, इक्वल आता है, सो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि अगर आपका a1 a2 का रेशियो b1 b2 के इक्वल तो हो जाता है, बट ये इसके नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, सो इस तरीके से हम बोलेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो आप इसको राइट कर लीजिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट कि इस पे और जो मतलब जो सॉल्यूशन ये यूनिक इनफाइनाइटली और नो सोल्यूशन ये ऑब्टेन कैसे करेंगे, किस मेथड से, ठीक है, तो 3 मेथड है, उसको मैं बता देता हूँ। अब हम ये बताएंगे कि जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट यूनिक और इनफाइनाइटली, और जो आपका थर्ड नो सॉल्यूशन है उसको हम किसके द्वारा किससे हेल्प से हम वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला आता है कि यूजिंग बाय क्रेमर्स मेथड। ओके, क्रेमर्स मेथड। ओके, सो ये आप क्रेमर्स मेथड या क्रेमर्स रूल ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, सो कैसे हम क्रेमर्स रूल से हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसका एक आपका मेथड है, ठीक है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आपके पास फॉर नॉन, पहला जो है फॉर नॉन होमोजीनियस, ओके, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन। सो उसके लिए क्या होगा, इक्वेशन के लिए यहाँ पे बताएंगे, इक्वेशन आपको लिखना है ना ई क्यू के पावर में, सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वेशन। ओके, सो नॉन होमोजेनियस के कंडीशन में क्या होगा आपको बता देता हूँ मैं। नॉन होमोजेनियस कंडीशन में जैसे आपका दिया हुआ है a1x b1y, ओके, a2x b2y और c2z इक्वल टू d2। इसी तरीके से a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये तीनों आपका इस तरीके से आपका इक्वेशन दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पर जो डेल होता है आपको मैं बता देता हूँ कि जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा x y z, ये क्या है, 3 वेरिएबल है ना, ये 3 वेरिएबल जो हैं, 3 वेरिएबल्स मैट्रिक्स हैं, वो क्या है x y z, ठीक है, वो क्या है x y z।
तो इनका वैल्यू कैसे ऑब्टेन होगा, तभी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ना। ये मीनिंग वेरिएबल्स का तो हमको ऑब्टेन करना है। सो x का हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, डेल x अपॉन, ये क्रेमर्स ने बताया था कि जो डेल x होगा उसमें आपको डेल को डिवाइड करना है। ओके, सो उसी तरीके से y के लिए भी क्या करना है, डेल y अपॉन डेल करना है, और z के लिए भी क्या करना है, डेल z अपॉन डेल करना है। ठीक है, सो ये डेल है क्या, डेल ये है, डेल ये है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। ये क्या है, इसका डिटरमिनेंट अगर हम ऑब्टेन कर लेते हैं वही आपका डेल है। ओके, वही आपका क्या है, डेल है। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, सो ऐसा हो जाएगा। और हम कैसे निकालेंगे डेल एक्स को, तो डेल एक्स को निकालने के लिए डेल वाई को कैसे निकालेंगे, सो इसका वैल्यू तो निकाल लिया, अब इसका ऐसा कैसे निकालेंगे, डेल एक्स का, तो डेल एक्स का ऐसे निकालेंगे। अगर ये एक्स का है तो जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसको स्किप कर देंगे, मतलब कि a1 a2 a3 को स्किप करके क्या करेंगे, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये d1 d2 d3 हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से। तो हमने डेल एक्स के बारे में बात करें तो ये जो a1 a2 a3 है ये स्किप हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा d1 d2 और ये d3 आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, b1 c1 b2 c2 एंड b3 c3। ठीक है, सो इस तरीके से डेल एक्स का इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। सो ये आ जाएगा आपका, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ इतना, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। अब अगर बात करते हैं कि डेल वाई का कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट जो है, ये जो d1 b2 b3 था उसके जगह से स्किप कर देंगे, यहाँ पे d1 d2 और d3 आ जाएगा, बस a1 a2 एंड a3 आ गया, d1 d2 एंड d3 आ जाएगा, c1 c2 एंड c3 आ जाएगा। सो इसका डिटरमिनेंट अगर आप ऑब्टेन कर लेते हैं तो ये डेल y का वैल्यू आ जाएगा। सो इसी तरीके से डेल z का वैल्यू भी हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ, तो z का जो पार्ट होगा यहाँ पर c1 c2 इसका कोफिशिएंट, उसको स्किप कर देंगे, ये वाला, यहाँ पे d1 d2 d3 आ जाएगा। सो a1 b1 a2 b2 a3 b3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा d1 d2 और d3। सो इसका अगर डिटरमिनेंट अगर हम ऑब्टेन करके निकाल लेते हैं तो ये डेल z का वैल्यू आ जाएगा। सो इस तरीके से सभी का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। आप इसको राइट करके लिख लीजिएगा, ये क्रेमर्स का रूल है नॉन होमोजेनियस के लिए। ठीक है, नॉन होमोजेनियस के लिए तो इसके कंडीशन क्या क्या होते हैं, अब तो हम ये ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, अब बताना है कब यूनिक होता है, कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है और कब नो सोल्यूशन होता है। सो उसके लिए बात कर रहे हैं, आप इसको राइट कर लीजिए। सो इसके आगे ये है कि फर्स्ट जो होगा वो यूनिक कब होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा। सो यूनिक सोल्यूशन के लिए अगर आपका क्या हो जाता है, अगर आपका सारे के सारे जो आपका डेल है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मतलब कि जो डिटरमिनेंट ऑफ डेल है, सारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो उस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होगा। और सारे के सारे एग्जिस्ट देन क्या होगा, जो आपका x y और z है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आउटपुट में आएगा ये आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके जरिए निकालेंगे, x का हो जाएगा डेल x अपॉन डेल, और y का क्या हो जाएगा डेल y अपॉन डेल, एंड z का क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल। सो इस तरीके से अगर कब होता है, जब डेल का जो डिटरमिनेंट आप निकालें कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो नॉट इक्वल टू जीरो है तब। ठीक है, सब जो मैं इसमें समझा रहा हूँ उसको आप इसके नीचे राइट करते जाइएगा। सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होगा, देखिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, अगर डेल का वैल्यू क्या हो जाता है इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट में ही आते हैं, ये कंसिस्टेंट में आते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन में आते हैं। ओके, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में आएगा, सॉरी ये भी कंसिस्टेंट सोल्यूशन में आएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो अगर डेल इक्वल टू जीरो आ जाता है तो एग्जिस्ट हो जाता है, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में होगा। जिस जब डेल जीरो हो गया मतलब कि ये सारे के सारे मतलब जीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तभी होगा
जब इन तीनों में से एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आएगा उन तीनों में से एक कोई ना कोई नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सारे वैल्यू जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक्स जीरो नॉट इक्वल टू हो जाए, या फिर y या तो y नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर z का वैल्यू जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। तब ऐसे में आपका क्या होता है, इनफाइनिटी मेलिशनेशन होता है। सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, कोई एक जरूर होगा जो नॉन जीरो हो जाएगा, ओके, जिसका मान आपका नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं थर्ड में, नो सोल्यूशन क्या होता है। नो सोल्यूशन, सो नो सोल्यूशन में देखिए ये क्या होता है। अगर आपका यही कंडीशन होगा, अगर आपका डेल इक्वल टू जीरो हो जाता है, सो ये किस में आता है, इनकंसिस्टेंट में आता है। इसमें आता है इनकंसिस्टेंट में आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है, ओके। सो अगर आपका डेल इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट हो जाता है, ओके, देन क्या होना चाहिए, देन आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे क्या हो जाएगा वैल्यू, आई मीन टू से डेल x जीरो हो जाएगा, डेल y जीरो होगा, डेल z जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डेल x जीरो हो जाएगा, डेल y जीरो हो जाएगा और डेल z जीरो हो जाएगा, ओके। सो जीरो इसके होने से तब तो जीरो होगा ना, नीचे जीरो आ जाएगा तो इन्फिनेटली को एग्जिस्ट कर जाएगा। सो ये आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, सारे के सारे वैल्यू जीरो हो जाएंगे, एग्जिस्ट करेगा, तो उस कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा, जो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आता है। वो भी हम किसकी बात करें, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा, डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये तीनों आपका हो गया, ठीक है। अब इसको राइट करके रख लीजिए। अब चलते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में क्या होता है, क्रेमर्स रूल। उसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, सिर्फ यूनिक और इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। सो चलते हैं नेक्स्ट। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली बस एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइटली सोल्यूशन। सो उसमें भी सेम ऐसे ही रूल होता है जैसे हमने नॉन होमोजेनियस के लिए किया था, डेल इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जिसमें से तीनों का वैल्यू कुछ ना कुछ आपका फाइनाइट में आएगा, तो वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है। दूसरा इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, तब आता है। मतलब वो जो इसके जीरो होने से सारे जीरो नहीं होंगे, बस एकाध जो होंगे जो नॉन जीरो हो जाएगा जिसका वैल्यू, ओके। आई मीन टू से इसका मतलब ये है कि ये या फिर डेल एक्स का नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर डेल वाई का नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर डेल जेड का नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आध जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। सो इसको आप राइट कर लीजिएगा। अब इसमें नो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप होमोजेनियस का मतलब जान रहे होंगे कि सारे के सारे जो होंगे a1x, b1y और c1z इक्वल टू जीरो, ये सब जीरो आएंगे इधर के फॉर्म के, ओके। आई होप ये समझ में आ गया हो, इसको राइट कर लीजिएगा। बाकी ये सब कंडीशन को आपको माइंड कॉन्सेप्ट में आपको रखना है। मैंने जो आज एक फर्स्ट मेथड जो था क्रेमर्स रूल से कैसे हम सोल्यूशन को एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, मैंने वो डिस्कस किया। आई होप समझ में आएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा, और इसके साथ साथ आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो और जो दो मेथड हैं, जैसे आपका मैट्रिक्स मेथड हो गया, रैंक मेथड हो गया, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और क्रेमर्स भी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।